हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर अपन टॉप 20 पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। एक बार पेपर देने से पहले इसको कंप्लीट जरूर देख के जाना, बहुत हेल्प करेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना एएमजीएम इनइक्वालिटी के ऊपर। इसके ऊपर भी जेई में आजकल काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2024 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे, इसलिए एक क्वेश्चन पिक करना जरूरी था इसका। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर है। जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर पॉजिटिव रियल नंबर की बात करें ना कभी भी, और मैक्सिमम मिनिमा हो, तो दिमाग में एक बार जरूर आना चाहिए एएमजीएम इनइक्वालिटी। हमें क्वेश्चन में सच सच दैट बोला इन सब का जो सम है ना वो 11 के इक्वल है, और हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ए रेस्ट टू पावर 5 बी रेस्ट टू पावर 3 सी स्क्वायर इंटू डी की। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। देखो, हमें बेसिकली इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है a की पावर 5 की। हमें पता है कि एएमजीएम इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी, राइट है ना। और एएमजीएम इनइक्वालिटी में क्या होता है बेसिकली कि अरिथमेटिक मीन में तो हम सभी नंबर का सम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn करते हैं, अपॉन में n आ जाएगा। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं, उसकी पावर 1 बाई n आ जाएगा। अब देखो, प्रोडक्ट करने पर ऐसे प्रोडक्ट करना है कि पावर 5 बन जाए, समझ रहे हो, और सम के अंदर a ही आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ओनली a है। तो हमने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया। एक को हमने इसको ऐसे ब्रेक किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान सुनना। हमने एक को ऐसे लिख दिया a/5 क्यों लिखा बताता हूं। इसलिए किया क्योंकि 5 बार ऐड करने पर ये तो पूरा कंप्लीटली a बन जाए, ठीक है। सो दैट अपन a प्लस बी प्लस सी वाली ये वाली कंडीशन का यूज कर सके ना, 1 2 3 4 5 ना। और इधर प्रोडक्ट करने पर क्या हो जाए, a/5 उसकी पावर कितना आ जाएगा, 5 टाइम आ जाएगा। नहीं, 5 बार नंबर आ गया सेम, तो उसकी पावर 5 कर दिया हमने, तो a की पावर 5 आ जाए, इसकी वैल्यू अपने क्वेश्चन पूछी गई है। ऐसा हमें सोचना है। अब चलो बी के बारे में बताओ, सोचो दिमाग में क्या होना चाहिए बी के लिए। सर बी के लिए यहाँ पे बी की पावर 3 चाहिए, तो हम बी को क्या लिखेंगे ब्रेक करके, b/3 प्लस b/3 प्लस b/3। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, ये कभी नहीं रुकने वाले, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ तक ओके है। इस यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट के लिए b/3 का होल क्यूब। यहाँ तक ओके, गुड। अब हमें चाहिए क्या, सी में यहाँ पे सी स्क्वायर चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, c/2 प्लस c/2। वेरी गुड, समझ गए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा c/2 प्लस c/2, और यहाँ पे आ जाएगा c/2 का होल स्क्वायर। अब देखो, थोड़ा सा जगह कम है, तो एक काम कर लेते, डी इधर लिख देता हूँ, प्लस का ओनली डी एक ही चाहिए, तो डी को हमने इधर लिख लिया, कोई बात नहीं, इधर भी डी आ जाएगा। अब देखो कितने नंबर हो गए टोटल, 5 तो ये, 3 ये, 5 3 8 9 10 और 11, तो टोटल 11 नंबर हो गए। इसलिए 11 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जितने नंबर होते हैं सबको ऐड करके डिवाइड बाई उतने नंबर से डिवाइड करना पड़ता है मीन निकालने के लिए। और दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा उसकी पावर, ये थोड़ा सा देख लो ना आप, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से तो लिखा हुआ नहीं है, बट ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, ठीक है। उसकी पावर 1/5 से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो, इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये तो a/5 होके a ही बनेगा। ये हमने पहले से सोच रखा था सर। ये b/3 करके b बनेगा, और ये c/2 करके c बनेगा। तो सबका सम क्वेश्चन में गिवन है 11, 11/11। अरे सर, क्या गजब क्वेश्चन है यार। 11/11 1 हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a की पावर 5 b की पावर 3, और वही चाहिए था हमें सी स्क्वायर डी अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2, और उसकी पावर आ जाएगा 1/5। यहाँ तक ओके है कि नहीं है बताओ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसकी पावर 5 कर देंगे दोनों साइड, तो 1 की पावर 5 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a की पावर 5, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि a की पावर 5, b की पावर 3, सी स्क्वायर डी, इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या आएगी, 5 की पावर 5 आएगी, 3 की पावर 3 आएगी, और 2 की पावर 2 आएगी। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसी की मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन में एक्स्ट्रा काम करा रखा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो हमें बीटा की वैल्यू बतानी है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, देखिए देखते हैं ना कैसे बनता है। तो 5 की पावर 5 को तो हमने लिख दिया 5 इंटू में 25 इंटू 25, ठीक है। मतलब समझ गए ना, ऐसा ब्रेक करके लिख दिया। इसको लिख दिया हमने 9 इंटू में 3, और इसको लिख दिया हमने 2 इंटू 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2 इंटू में 2। तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा मैनेज करते हैं कि 5 इंटू में इसको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, 5 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 2, ऐसे एक काम करते हैं, इसको लेता हूँ मैं, 5 इंटू में 2 10 आ गया, इंटू में 9, हाँ तो ये 90 को एक साइड रख लेते हैं, बाकी जो बच गया उसको एक साथ रख लो। 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 इंटू में 6,
तो 625 इंटू 6 करोगे तो जाएगा 19 इंटू में 3750। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो 3750 इंटू बीटा, तो ये कितना आ जाएगा, बीटा के लिए डायरेक्ट 90 आ जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताना, ये बेसिकली जेई एडवांस, जेई मेंस का भी क्वेश्चन है और जेई एडवांस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के अंदर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपके एक साथ हो जाएंगे। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं अपन। ये होमवर्क क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे, राइट? ठीक है, आपको पता लग ही गया होगा कि अपना क्या पैटर्न चल रहा है। अभी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर भी रिमाइंडर के क्वेश्चन काफी आते हैं, आपने देखे भी होंगे पीवाईक्यू के अंदर, तो उसका भी एक क्वेश्चन लेना जरूरी था, तो इसलिए हमने रिमाइंडर के ऊपर भी एक क्वेश्चन पिक किया है। क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि हमें एक बड़ा सा नंबर गिवन है, अगर आप इसको 21 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। तो यार देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि जो भी यहाँ पे बेस में जो नंबर होता है ना, उसको हमें 21 के मल्टीपल लिखना होता है। तो हमने क्या किया, देखो 420 तो 21 का मल्टीपल होगा ही ना, क्योंकि 42 आ गया ना, 21 इंटू 2 42 तो होता है, प्लस का 8 ऐसे कर देंगे। हाँ सर, ये सही है। और उसकी पावर कर देंगे 2024। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर, लिख सकते हैं। अब इसका आप एक्सपांशन कर दो। जनरली मैं आपको जनरलाइज करके बता रहा हूँ, जनरलाइज हमें हमेशा ऐसे ही करना होता है कि जो बेस में नंबर है ना, उसको हमें इसका मल्टीपल लिखना होता है, और कोशिश ये करनी होती है कि यहाँ पे प्लस माइनस 1 आ जाए। ऐसा क्यों करना होता है वो बताऊंगा आगे। जैसे इसको फिर इसमें तो खैर अपन नहीं कर पाएंगे, बट इसके जस्ट अगले वाले में अपन प्लस माइनस 1 के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक्सपांशन लिखो, कितना आ जाएगा, 2024 C0, और फर्स्ट वाले की पावर कितना, एक इसको ये आ जाएगा। एक काम करते हैं, उसको उल्टा लिख लेते हैं, इसको 8 प्लस 420 लिख लेता हूँ ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे क्या ना, आपको समझने में आसान हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8 की पावर, तो कितना आ जाएगा, 2024, और यहाँ पे आ जाएगा 420 की पावर आ जाएगा 0। आगे वाला जो एक्सपांशन आएगा 2024 C1 आएगा ना, राइट? और इसमें कितना आ जाएगा, 8 की पावर 2023, और यहाँ पे आ जाएगा 420 की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे 0 आना था, सॉरी, और यहाँ पे 1 आना था। यहाँ तक क्लियर है? आपने नोटिस किया कि सर उसकी अगले वाले टर्म के अंदर 420 की पावर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, सबके अंदर चलता रहेगा। तो इन सबसे क्या कॉमन आ सकता है, इन सबसे कॉमन आ सकता है 420। तो हमने सबसे 420 कॉमन ले लिया, और प्लस अंदर कुछ ना कुछ एक इंटीजर बनेगा, उसको हमने के बोल देते हैं। और यहाँ पे ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, यहाँ पे बचेगा 8 की पावर 2024। यहाँ तक ओके। अब आप इसको 21 से डिवाइड कराओगे, ये तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, ये वाला नंबर बचेगा। इसको 21 से डिवाइड कराना है। अब क्वेश्चन अपना सिर्फ ये बच गया कि इसको 21 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमने क्या किया, अच्छा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जब आप इसको 21 से डिवाइड कराओगे तो ये तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा ना, इससे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब क्वेश्चन केवल इस यही बच गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सर देखो कोई बात नहीं, 8 को तो कुछ बोल नहीं सकते, अगर आप 8 को लिखोगे भी तो 7 प्लस 1 लिखोगे, बट फिर दिक्कत आ जाएगी कि 21 है। तो हम 21 का मल्टीपल लिखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 8 की पावर 2 ले ली और उसकी पावर कर दिया 1012। ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, यह जाएगा 64। ठीक है, और 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 63 प्लस 1। आय हाय हाय सर, 63 प्लस 1 करते ही तो आपके दिमाग में चमक गया होगा कि 63 क्या होता है, 21 का मल्टीपल होता है। 63 प्लस 1 की पावर 1012। अब आप इसका एक्सपांशन हमेशा ध्यान रखना, हमें यही फोकस करना होता है कि प्लस माइनस 1 हो जाए तो बढ़िया काम हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं अभी बताता हूँ। जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे ना तो कितना आ जाएगा, 61012 C0, और यहाँ पे आ जाएगा 63 की पावर 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1012, अरे सॉरी, ठीक है, C1 63 की पावर 1 आ जाएगा, ये चलता रहेगा। अब इन सबसे 63 कॉमन आ जाएगा, आएगा ना 63 कॉमन, यहाँ पे केवल 1 बचेगा, और इन सबसे 63 कॉमन आ जाएगा, तो 63 का मल्टीपल कुछ के डेस आ गया। जब आप इसको 21 से डिवाइड कराओगे तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, केवल रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहां से तुम्हें क्या समझ में आया कि अगर कोई भी बड़ा सा नंबर आए तो हमें कोशिश यही करनी है कि 21 जो भी नंबर गिवन होगा, जैसे यहाँ पे तो जनरली प्राइम नंबर गिवन होता है, बट ये कंपोजिट नंबर था इसलिए इस क्वेश्चन को पिक किया है ना। हमें इसका मल्टीपल लिखना होता है, एक्सपांशन ओपन करना होता है, पक्का आंसर आ जाएगा। ओनली क्वेश्चन जनरली आसान क्वेश्चन होते हैं रिमाइंडर फाइंड करने वाले, तो आपको इसको दिमाग में रखना है ऐसे क्वेश्चन को कि एग्जाम में अटेम्प्ट लेना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आप ट्राई करोगे तो बहुत आसानी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप होमवर्क नंबर 2 करना, कमेंट। ओके स्टूडेंट, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन के अंदर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में 2002 से लेकर 2024 तक काफी बार पूछे गए हैं। तो हमें सिर्फ, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कैसे अप्रोच करना होता है। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे लिमिट है जैसे 0 से लेकर 1 के बीच में।
तो हम क्या करना होता है कि 0 से लेकर, एक बार के लिए यहाँ पे 0 से लेकर 2 ले लो, है ना? 0 से लेकर 2 के बीच में वो इंटरवल पर हमें इसको ब्रेक करना होता है जहां पर ये इंटीजर बन रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 0 से लेकर 1 के बीच में तो 0 बन जाएगा, तो हम इसको जस्ट 0 पुट ही कर देंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे। ऐसे जैसे 1 से लेकर √2 के बीच में क्या हो जाएगा, ये 1 जब 1 पुट करोगे तो इसके लिए 1 आ रही है, √2 पुट करने पर 2 आ रही है, तो 1 से लेकर √2 के बीच में बेसिकली क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ऐसे 2 से लेकर √3 के बीच में थोड़ा सा आपको रिकॉल हो गया होगा कि सर हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन को हमेशा अपन इस तरीके से ही सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब आप लिमिट 0 पुट करोगे, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सबसे पहले अपन इसी के बारे में डील करते हैं। तो 0 पुट करने पर तो 0 आ रहा है, और जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये π/2 आ रहा है, क्योंकि रूट हट जाएगा ना स्क्वायर करने के बाद में। और π/2 की जो जनरल वैल्यू होती है अराउंड होती है 1.56। तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेकर 1.56 के बीच में जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि सर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट तो ये रहेगा 0 से लेकर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से लेकर 1 के बीच में इसके लिए कितनी आने वाली ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 0 आने वाली। तो ये आ जाएगा 0 माइनस का cos x, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे dx आएगा। ये वाली स्टेप क्लियर हो गई। अब देखना 0 के बाद क्या से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर, मतलब 0 से 1 तक यहाँ पे हो गया, तो 1 से लेकर √π/2 तक ये कितना आ जाएगा, 1 से लेकर √π/2 तक ये बेसिकली 1 रहेगा। तो हमने इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये आ जाएगा अंडर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस के cos x dx। अब ध्यान से सुना, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप 0 डिग्री पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। और जब आप 1 पुट करोगे तो 1 की जो वैल्यू होती है ना, 1 मतलब आप इसको रेडियन में, ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 57 डिग्री होता है, 57 पॉइंट समथिंग, बट आप तो 60 डिग्री मान लिया करो, चलेगा, ठीक है। जब आप 60 डिग्री मानोगे, यहाँ पे पुट करोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये बेसिकली -1/2 से लेकर -1 के बीच में है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। एक आपको पता ही होगा ना, 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, तो नंबर कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी माइनस का 1, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पुट आ जाएगी माइनस का 1, 0 से लेकर 1, और ये आएगा dx प्लस। अब देखो, जब आप 1 पुट करोगे तो cos 1 आएगा, cos 1 मतलब cos 60 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी होती है, अराउंड 1.2, 1/2, ठीक है। तो ये भी क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1 में से माइनस करने के बाद में। और जब आप ये पुट करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1.56, तो ये भी अराउंड कितना आ रहा है, 90 के आसपास मान लो, ठीक है। तो 90, तो ये भी कितना आएगा, ये 0 से लेकर 1 के बीच में रह रहा है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये सही, तो खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बस ये चेक करना था इसमें कि कहां से कहां तक जा रहा है, उसके आगे इंटीग्रेशन तो था ही नहीं इसके अंदर। ये तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन का कहां यूज है इसके अंदर। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और 1 माइनस का 0। तो माइनस का 1 आ जाएगा, बट बाहर सर ने मतलब कि क्वेश्चन एंटी ने मोड लगा दिया, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आए तो हमें बेसिकली लिमिट ब्रेक करके सोल्व करना होता है, और लिमिट हमें ऐसे ब्रेक करना होता है जिसके अंदर ये इंटीजर बन रहा होता है। जैसे हमने 0 पुट किया, 0 बन रहा था, और π/2 का रूट पुट किया तो π/2 बन रहा था। π/2 की वैल्यू थी 1.56, तो हमने क्या किया, इसको 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर √π/2 तक ब्रेक किया। इस इंटरवल के अंदर ये तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। अब हमने फिर से यहाँ पे पुट किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2 से लेकर -1 के बीच में आ रही है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। फिर अपने इंटीग्रेशन कर लिया। ओके बेटा, ये सिमिलर क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये डबल स्टार वाला क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। चलिए फिर आगे, ओके गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, ओह डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो पहले ही पिक कर लिया था। अभी अपन एक नया क्वेश्चन लेते हैं, होमोजेनाइजेशन। इसके ऊपर भी जेईई के अंदर काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को देख के पता कैसे लगेगा कि होमोजेनाइजेशन है, तो हमें जो भी x की पावर आए और y की पावर आ जाए, जैसे x की पावर m है और y की पावर n है, तो उन सबका जो सम है ना, वो क्या आना चाहिए, जैसे m प्लस n जो भी आ रहा है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए हर जगह। जैसे यहाँ पे देखो, y की पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पे भी कितना है, x की पावर 1 और y की पावर कितना है, 2, दोनों का सम करोगे पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। इसका मतलब सर ये होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है। ये तो पता लग गया सर कैसे होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है। अब करेंगे कैसे, हमें इसको y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों साइड x क्यूब से डिवाइड करा देंगे, मतलब ऊपर और नीचे x क्यूब से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, y बाई एक्स का होल क्यूब आ जाएगा। सही बात है सर, ओके। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2 इंटू में y बाई एक्स का, हाँ y बाई एक्स आएगा, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अपॉन में जब आप इसको x क्यूब से डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा 3 y बाई एक्स का होल स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में y बाई एक्स का होल स्क्वायर,
और प्लस में ये आ जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब पूरा क्वेश्चन y बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब y बाई एक्स को आप एक अलग वेरिएबल मान लो, v जनरली अपन v मानते हैं ना, तो इसको v के इक्वल मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? v प्लस एक्स dv बाई dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओह वेरी गुड। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई dx की जगह पुट कर देंगे अपन ये, तो v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा 4v का होल क्यूब प्लस 2v अपॉन में 3v स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन। एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने का पर्पज ये नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व कराए। ये वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर पूछे जाते हैं। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर ये गलत हो गए ना, तो समझ लेना आप बहुत बच्चों से पीछे हो जाओगे, क्योंकि जो मतलब स्ट्रेंथ है ना, वो ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करती है। ठीक है, ये पर्पज है अपना इस वीडियो बनाने का। तो आप वी को जब इधर लेके जाओगे, इसलिए तो मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को पेपर थोड़ी ना पता है, बट इतना पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस से पहले पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से पूछे जाएंगे, वो रेगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्स इंटू में डीवी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा? इसको जब v को इधर फेंकोगे और तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पे आ जाएगा 3v क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा v क्यूब आ जाएगा प्लस का v आ जाएगा अपॉन में 3v स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, ये बेसिकली इसलिए करते हैं क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हो गया ना कन्वर्ट? देखो v वाली टर्म को एक साथ आ जाएगी और x वाली टर्म एक साथ आ जाएगी ना, तो एक नया पेज ले लेते हैं यहाँ फिर। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 3v स्क्वायर प्लस 1, 3v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा v क्यूब प्लस v इंटू में dv आ जाएगा, इधर आ जाएगा dx बाई एक्स। अब दोनों साइड अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको जैसे आप टी पुट करोगे, ये तो सर सीधा सीधा dt बन गया है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है सर? ऐसे क्वेश्चन अगर जेईई में आ जाए तो फिर तो मजे ही मजे। ठीक है, ये आ जाएगा v क्यूब प्लस का v आ गया इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ln x प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको भी ln c लिख देते हैं, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं y बाई एक्स का होल क्यूब, क्योंकि v क्या था, y बाई एक्स था, और यहाँ पे आ जाएगा y बाई एक्स, यहाँ पे इसको लिख दिया ln x बाई c ना, तो ln से ln भी उड़ा देते हैं, x इंटू में c, तो c इंटू में x आ जाएगा मतलब ये। ठीक है, ln से ln हमने उड़ा दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन बोला कि जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, तो हमने क्या कर दिया, x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू c आ गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। तो हमारे पास c की वैल्यू 2 आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर y ऑफ 2 की वैल्यू पूछेगी, तो अपन क्या कर देंगे, x की जगह भी 2 पुट कर देंगे और c की जगह भी 2 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, y बाई 2 का होल क्यूब प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, 2 इंटू 2 4 आ गया। तो हमारे पास y क्यूब की जो वैल्यू है, यहां से क्या बोलेंगे कि y क्यूब जब 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4y और ये आ जाएगा 8 इंटू में 4 8 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोला गया कि हमें जो y ऑफ 2 की वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर रही है ये बताना है। तो बड़ी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि अभी अपन यहाँ पे तो वैल्यू निकालना आसान नहीं है। अब थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते हैं। दिमाग कैसे लगाते हैं कि अपन एक इसको एक फंक्शन मान लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी इस क्वेश्चन के अंदर, कि हम इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, एफ ऑफ वाई को। क्या मानेंगे, वाई क्यूब प्लस 4y माइनस का 32। ठीक है, अब देखना, अगर आप इसके अंदर एफ ऑफ 2 पुट करोगे, मतलब x की जगह हमने क्या पुट किया, y की जगह 2 पुट किया, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 8 8 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस के 32, तो कुछ नेगेटिव आ रहा है, राइट और नोट? ठीक है, और जब आप एफ ऑफ 3 पुट करोगे तो क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 27 प्लस 4 3 12 माइनस 32, ये कुछ पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो एक वैल्यू है वो 2 से लेकर 3 के बीच में कहीं ना कहीं आ रही है। आपको पता है ना, एक क्यूबिक इक्वेशन, एक पर नेगेटिव आ रहा है, एक पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक रूट इसका बीच में लाई करेगा 2 से 3 के बीच में। क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि एक रूट n-1 से लेकर इसकी y और 2 की वैल्यू n-1 से लेकर n के बीच में लाई कर रही है। हमें पता लग गया कि n-1 मतलब 2 से लेकर 3 के बीच में लाई कर रही है। समझ रहे हो? n की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा।
तो जब n की वैल्यू बतानी तो n इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो जनरली हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि पावर अगर सेम बन रही है तो होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है, फिर हमें y बाई एक्स में कन्वर्ट करना होता है, फिर y बाई एक्स को v पुट करना होता है, फिर v को इधर ले जाके एलसीएम लेके इस फॉर्म में डायरेक्ट ये वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे। और थोड़ा सा इसमें ये एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये आसान ही है, एक बार आराम से देख लो। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं सच में। 2007 या 5 जेईई एडवांस में आया था, उसके बाद मेंस में तो कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पी मैट्रिक्स गिवन है और ए मैट्रिक्स गिवन है और क्यू मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से है, और हमें बेसिकली इसकी वैल्यू बतानी है पी रेज़ टू पावर पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2007 इनटू में पी। अब दिमाग में आता है कि सर सबसे बड़ा काम क्या है, हमें क्यू की पावर 2007 निकालना है। तो क्यू की पावर 2007 निकालने के ऊपर फोकस करना है। इसका मतलब क्यू क्या गिवन है, पहले पी ए पी ट्रांसपोज गिवन है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका आप क्या कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो सर, और क्या, ठीक है, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पी ए पी ट्रांसपोज। तो ये कितना आ जाएगा, पी इंटू में पी ट्रांसपोज कितना होता है, अब देखो ये निकाल लेते हैं कितना आएगा, कि मैट्रिक्स जो होता है ना वो एसोसिएटेड लॉ फॉलो करता है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए पी ट्रांसपोज पी इंटू में ए इंटू में पी ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमें पी ट्रांसपोज इंटू पी की वैल्यू बतानी है। तो पी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, √3/2 1/2 -1/2 और आ जाएगा √3/2, राइट। और p कितना आ जाएगा, p तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, कितना आ जाएगा √3/2 1/2 √3/2 1/2 -1/2 और √3/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, ये तो 1 आ गया, ओके सर। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे √3/2 4 और माइनस √3/4, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अरे सर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये तो आया आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, p इंटू में a स्क्वायर इंटू में आई p ट्रांसपोज आ जाएगा। समझ रहे हो ना, a इंटू में a स्क्वायर बन गया। अरे सर ये तो बहुत अच्छा काम हो गया कि अगर हमें q स्क्वायर निकालना है वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बोलेंगे, अगर q की पावर 3 निकालना होता सर हमें, तो वो कितना आ जाएगा, p a की पावर 3 इंटू में p ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर p की पावर, हमें अगर q की पावर 2007 निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, p a की पावर 2007 इंटू में p ट्रांसपोज। ओह सर क्या बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बचा है कि इसकी पावर 2007 कैसे निकालते हैं। तो अपन एक नया पेज ले लेते हैं, उसमें बता देता हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A 1 1 0 1, होपफुली शायद ये गिवन है, ठीक है। और हमें उसकी पावर 2007 निकालना है। तो क्या करते हैं अपन, अगेन वही पैटर्न फॉलो करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसी को स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो मतलब, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको इससे सब मल्ट 1 आ जाएगा, ये 1 + 1 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ गया। ओह तो सर कुछ अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, ए क्यूब और निकाल लेते हैं। ए क्यूब निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो ए क्यूब कितना आ जाएगा, देखो करके देखो मल्टीप्लाई, ये 1 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, ये 0 आएगा और ये 1। अरे सर ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ए की पावर हमें 2007 निकालनी है ना, तो ए की पावर 2007 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा 1 2 0 0 7 0 1। हाय हाय सर हो गया क्वेश्चन खत्म। ए की पावर 2007 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास ये, अरे रुको रुको, ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो उठा के अपन यहाँ पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ये क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया कि पी ट्रांसपोज, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपको खुद को ऐसा लगेगा कि सर सच में ऐसा दम है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इतनी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। पी ट्रांसपोज क्यू की पावर, ये पुट करो यहाँ पे 2007, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, p इंटू में a रेज़ टू पावर 2007 इंटू में p ट्रांसपोज, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में p, ये वाला p है ना। देखो कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2007 के इक्वल ही आ जाएगा। अच्छा हमने शायद 5 निकाल लिया था पहले, नहीं 7 निकाला था, सही था। तो यहाँ तक क्लियर है, तो इसकी वैल्यू 2007 ही आ गई। अरे सर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये तो कितना आ जाएगा, कंपेयर कर लो, यहीं पे खत्म हो गया, नया पेज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देखो ठीक है। शायद दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, Q की पावर 2007 की वैल्यू पुट करी,
तो पुट करिए तो P इंटू पी ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे P ट्रांसपोज इंटू पी ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है a की पावर 2007 ही आ गई, और a की पावर 2007 हमने यहाँ पे निकाल रखी थी ना। तो जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो ये a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 2007 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 थी उसमें शायद, ये 0 आ जाएगी, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2005 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर मैं आगे, ओके गुड। ठीक है, आगे देखो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार अच्छे तरीके से देख लो, ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। ठीक है, चलो आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जेईई मेंस 2024 के ऊपर रैंक फाइंड करने वाले काफी क्वेश्चन आए थे यार। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख के जरूर जाना। तो ये क्वेश्चन में बोला गया कि 60 वर्ड कैन बी मेड यूजिंग द वर्ड दिस। ठीक है, देन अपन को बताना है विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग, मतलब ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है कि मीनिंग बन रही कि नहीं बन रही। देन अपन को बताना है कि जो 15th वर्ड है वो कौन सा होगा। तो यार सबसे पहले तो इसको अल्फाबेटिकली लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, बी बी एच जे ओ आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। अब देखो बी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, बी से स्टार्ट होने वाले सर, एक बी अगर यहाँ पे आ गया तो बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा सर। ठीक है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 चौके 24। ठीक है, तो 24 आ जाएगा। आगे बात करते हैं कि अगर बी के जस्ट बाद में कौन सा वर्ड आएगा, बी के बाद में आएगा एच, तो एच से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड आएंगे, 1 2 3 4। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि 4 वर्ड तो आएंगे, बट उन 4 वर्ड कौन कौन से आएंगे एक बार देख लो। एक बार 4 वर्ड कौन कौन से आएंगे, एक तो बी आएगा, एक बी आएगा, एक जे आएगा, एक ओ आएगा। तो इनको अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बी 2 बार आ रहा है, यहाँ पे गलती मत कर देना। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर, ऐसे बी एच फिर इसके जस्ट आगे आएगा जे आएगा, तो जे से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड आएंगे, जे से स्टार्ट होने वाले वही 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बी 2 बार आ गया, तो ये भी 12 आ जाएंगे। यहां तक टोटल वर्ड काउंट कर लो कि टोटल हो गया, देखो यहां से 24 वर्ड हो गए थे, इसमें 12 और ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। हमें तो 50 तक पहुंचना था, फिर इसमें 12 और ऐड कर देंगे तो 48 तक पहुंच गए अपन यहाँ तक। अब जस्ट 49 वर्ड कौन सा आएगा, जो बी के जस्ट बाद में क्या होता है, बी के जस्ट मतलब जे के जस्ट बाद ओ से स्टार्ट होने वाला, जो फर्स्ट वर्ड होगा वही होगा। तो ओ के जस्ट बाद में क्या आएगा, बी आएगा, फिर बी आएगा, और फिर एच आएगा, और फिर जे आएगा, ये आएगा 49th वर्ड आएगा। क्वेश्चन में हमें 15th वर्ड बनाना है, तो हम लास्ट वाले को इंटरचेंज कर देंगे, तो बी बी ओ बी बी जे एच, दिस इज 15th वर्ड आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा अपना, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ओ बी बी जी एच, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। तो इसमें 2-3 चीज ध्यान रखनी थी। पहला तो ये कि हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना था, क्योंकि बी 2 बार रिपीट हो रहा था। यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक बी फिक्स हो गया, और यहाँ पे अरेंज करने वाले जो वर्ड थे वो कितने थे, बी एच जे ओ, तो 4 डिफरेंट वर्ड है, इसलिए 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। तो कुछ बच्चे तो यहाँ पे गलती करते हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ठीक है, कि 49 वर्ड ये आएगा, ध्यान रखना, इसके जस्ट आगे वाला वर्ड ओ से स्टार्ट होगा, वो वाला आएगा, और 15th वाला वर्ड इनको इंटरचेंज करने से आता है। आपने डिक्शनरी पढ़ी होगी ना, तो लास्ट वाला वर्ड चेंज करने से जस्ट अगला वर्ड आता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, 2024 का ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आए थे जेईई में, आप चेक कर लेना। ठीक है, ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, और प्रोबेबिलिटी का जनरली क्वेश्चन बच्चे स्किप करके जाते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना, मेरी बेस थ्योरम के ऊपर प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं सीरियसली, तो आप इसको जरूर करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आप जेईई में उठा के देखोगे ना, तो आपको काफी बार देखने को मिलेंगे, इवन ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 3 यूरेन्स ए बी सी कंटेन 7 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। ऐसे समझो कि हमारे पास 3 क्या है, बैग है। तो पहला बैग है ए, जिसके अंदर क्या है, बैग ए के अंदर 7 रेड बॉल है और 5 क्या है, ब्लैक बॉल है। ठीक है, ये हो गया। यूरेन बी, यूरेन बी के अंदर क्या है, यूरेन बी के अंदर 5 रेड बॉल है और 7 क्या है, ब्लैक बॉल है। और यूरेन सी के अंदर क्या होगा, 6 रेड बॉल है और 6 ही ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल है और 6 ही ब्लैक बॉल है। ये बेसिकली क्या है, यूरेन सी है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हम क्या करते हैं, वन ऑफ द यूरेन इज सेलेक्टेड एट द रैंडम। तो तीनों में से हमने सबसे पहले एक यूरेन को सेलेक्ट किया है, उसके बाद में क्या किया, उसमें से हमने एक बॉल निकाली, बॉल निकाल के देखा, ओए होए ये तो ब्लैक बॉल है।
अब ब्लैक बॉल हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बॉल निकाली और पता लगा कि ब्लैक बॉल है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा ऐसा क्वेश्चन में गिवन हो कि हमने कोई भी काम किया, काम करने के बाद पता लगा कि ये आउटकम है, देन हमें प्रोबेबिलिटी बताना हो किसी कि भाई वो पहले किससे हुआ है। जैसे कि हमने बॉल निकाली, पता लगा ब्लैक बॉल है, वो कौन से बेग से निकली है। ऐसे क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, बेस थ्योरम से सोल्व करते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें बेस थ्योरम अप्लाई करनी होती है। ये बात क्लियर हो गई कि क्वेश्चन में हम कुछ भी काम कर रहे हैं, भले अपन कॉइन टॉस कर रहे हैं, डाइस थ्रो कर रहे हैं, वो सब करने के बाद में हमें पता लगा कि आउटकम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, समझ लो जैसे डाइस थ्रोस किया, तो हमें आउटकम गिवन हो और फिर पूछा जाए कि कैसे आया है, देन हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, जो हमें गिवन होता है ना, हमेशा अपन उसको ई प्रोबेबिलिटी से डिनोट कर ई से डिनोट करते हैं। क्या गिवन है हमें कि जो बॉल है वो ब्लैक बॉल है। ये बात क्लियर होगी, ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल लिख दो। ये यहां तक क्लियर होगी कि जो हमने बॉल निकाली है वो क्या है, ब्लैक बॉल है। और इवन हमेशा क्या लेंगे, जो पॉसिबल केस होगी या फिर जिसमें हमें पूछा जाएगा। इवन क्या पूछा गया कि यूरिन ए से निकला है और यूरिन ए से निकला है, और E2 क्या लिखेंगे, इसी के सारे पॉसिबल केसेस लिख लेंगे, यूरिन बी से निकला है। अब आपको फिक्स पैटर्न समझ में आ गया कि क्या करना होता है बेस थ्योरम के अंदर, हमें E1 E2 E3 ऐसे डिसाइड करना होता है। ये फिक्स है, ये क्या लेंगे, जो पॉसिबल केसेस होंगे ये फिक्स है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो लेंगे अपन, ठीक है। अब आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या होता है कि हमें बी की प्रोबेबिलिटी गिवन होती है और हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी जो जो बॉल निकला है वो ब्लैक बॉल है, और हमें ये बताना है कि वो बेक यू ए से निकला है, यूरिन ए से निकला है। तो हमें बेसिकली क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो निकला है वो ब्लैक बॉल है, और बताना क्या है कि वो यूरिन ए से निकला है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1 लिख सकते हैं, राइट और नॉट राइट, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो, ई इंटरसेक्शन E1 का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो वो ब्लैक बॉल भी है और यूरिन ए से भी निकला है। तो यूरिन ए से निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, क्योंकि यूरिन ए सिलेक्ट होने की, जैसे हमारे पास टोटल 3 बेग है, तो ये वाला बेग सिलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। अब यूरिन ए सिलेक्ट हो गया, उसमें से रेड बॉल निकल जाए, ब्लैक बॉल निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, टोटल ब्लैक बॉल कितनी है 5, और टोटल बॉल कितनी है 12 है, तो 5/12 है। ये बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। उसके बाद में नीचे क्या आएगा कि हमें ब्लैक बॉल निकलनी चाहिए। तो ब्लैक बॉल कब कब निकल सकती है, यूरिन ए से निकले, यूरिन बी से निकले, या फिर यूरिन सी से निकले। तो ए से निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3, और ए सेलेक्ट हो गया, उसके बाद में उसमें से ब्लैक बॉल निकले 5/12 है। यूरिन बी सिलेक्ट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1/3, और यूरिन बी से ब्लैक बॉल निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/12 है। टोटल बॉल 12 है ना, 7/12 है। वेरी गुड, ठीक है। यूरिन सी से निकले, प्रोबेबिलिटी 1/3, और ब्लैक बॉल निकले 6/12 है, तो 1/3 इंटू 6/12 है, 6/12। देखो देखो, ये सारे कैंसिल हो गए नीचे से ऊपर से, ये तो कैंसिल हो गए। ऊपर कितना बचेगा, 5 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, 5 अपॉन में 5 + 7 + 6, तो 6 और 6 12, 13 और 13 5 18, 5/18 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे करना होता है, सबसे पहले हमें ई इवेंट किसको मानेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। E1 E2 E3 किसको मानेंगे, जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा। फिर हम क्या लगाएंगे, सिंपल प्रोबेबिलिटी का, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर उसके बाद में हमने यही देखा कि सबसे पहले E1 से भी आ जाए, और मतलब कि ए बेक से भी आ जाए, और ब्लैक बॉल भी आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी, ए बेक आ जाए 1/3 और ब्लैक बॉल आ जाए 5/12। फिर ए से आ जाए, फिर ब्लैक आ जाए, बी से आ जाए, फिर ब्लैक आ जाए, सी से आ जाए, फिर ब्लैक आ जाए। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 5/18 इसका राइट आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली लिमिट निकालनी है इसकी, और इसके अंदर थोड़ा ध्यान देखना कि यहाँ पे जो ये है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और आर कोई भी रियल नंबर है। और जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो और अगर हमें उसकी लिमिट निकालनी हो, तो दिमाग में क्लिक होती है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम के ऊपर की बेस्ट एप्लीकेशन ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा एक्स से, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा x - 1 से।
राइट और नॉट, ये तो प्रॉपर्टी पता ही होगी। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर आर होगा ना, वो लेस देन और इक्वल टू होगा आर से, और ग्रेटर देन होगा आर माइनस 1 से। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 2r क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा 2r से, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2r माइनस के 1 से। यहां तक क्लियर हो गया। ऐसे इन सबको ऐड करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर nr क्या होगा, लेस देन इक्वल टू nr होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा nr माइनस का 1 से। अब इन सबको आप ऐड कर लो। तो जैसे ही ऐड करोगे, क्योंकि ऐड क्वेश्चन में ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करोगे, ऐड करने पर इधर कितना आएगा, इधर तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2r प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nr आएगा। ओके, और इधर जब आप ऐड करोगे, दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आएगा r प्लस 2r प्लस nr, मतलब यहाँ बीच में डेटेस्ट भी है ना, तो ये आ जाएगा r प्लस सिंपल r प्लस 2r प्लस nr आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, r प्लस 2r प्लस nr, बट माइनस वन माइनस वन माइनस वन सब बार कितनी बार आएगा, n बार आएगा। तो हमने इसको लिख दिया r प्लस 2r प्लस nr, और यहाँ पे बेसिकली माइनस वन कितनी बार था, n टाइम था, तो हमने इसको n, अरे यार थोड़ा जगह कम है, दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। r प्लस 2r प्लस nr, और माइनस वन कितनी बार आएगा, n बार आएगा, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक ओके, बीच में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आप इसको n से डिवाइड कराओगे, क्योंकि हमें बेसिकली n से डिवाइड भी कराना था फाइनली, इसको आप n से डिवाइड कराओगे n स्क्वायर से, तो यहाँ भी आप n स्क्वायर से डिवाइड करा दो, और यहाँ भी आप n स्क्वायर से डिवाइड करा दो। क्लियर, ठीक है। अब देखना, इसकी वैल्यू इधर निकाल लेता हूं, तो सबसे r कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा अंदर, नेचुरल नंबर बचेगा, और सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा n स्क्वायर, ठीक है। अब आप लिमिट लगाओगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे देखो दोनों से क्या ले लो, ऊपर नीचे n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इधर कितना आ जाएगा, n प्लस 1 अपॉन में 1 बाई n, अपॉन में आ जाएगा 2, मतलब ऊपर और नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर बोलो n स्क्वायर से डिवाइड करा दिया हमने, ठीक है। तो ये बच जाएगा, और जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी लिमिट निकालने के बाद में, वो आ जाएगी r बाई 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लिमिट निकालने के बाद इसकी वैल्यू r बाई 2 आ जाएगी। यहाँ की बात करोगे तो अगेन इसमें देखो, इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूं मैं, r कॉमन आ जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, अपॉन में n स्क्वायर आएगा, और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई n। जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये भी n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल होकर 1 बाई n ही बचेगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, r बाई 2 आ रही है, और लिमिट निकालने पर ये बेसिकली इनइक्वलिटी का साइन इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, r बाई 2 से इसकी वैल्यू छोटी होगी, और r बाई 2 से ही बेसिकली इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, r बाई 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आए लिमिट के अंदर, तो हमें सैंडविच थ्योरम का यूज करना होता है। उसमें क्या करते हैं अपन, इसको इससे ये वाली इनइक्वालिटी का अपन यूज करना होता है। अब इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आए, आप सिंपली क्या कर लो, आर को क्या रिप्लेस कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर डायरेक्ट हटा दो, इसको लिख दो आर प्लस 2r, डायरेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दो, प्लस में एन आर अपॉन में एन स्क्वायर। तो सबसे यहाँ पे r कॉमन आ जाएगा, सम ऑफ नेचुरल में कितना आ जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में n स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी r बाई 2। तो दिस इज r बाई 2 इज फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे। तो ये क्वेश्चन आप सैंडविच थ्योरम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेईई 2024 का, जो कि आप कमेंट करके बताओ, थोड़ा सोचना है इसके बारे में कि ये कौन सा नंबर है, ये इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस, तो आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है, ठीक है। मतलब माइंड कैलकुलेशन ज्यादा है, वैसे फिजिकल कैलकुलेशन इसमें कम है। ओके स्टूडेंट, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर एक डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि नंबर ऑफ पॉइंट वेयर, जहां पे जो फंक्शन है वो क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, वो हमें बताना है। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी मोड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, अगर वो 0 के इक्वल बनती है, तो वहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। फॉर एग्जांपल के जैसे मोड x माइनस के 1, तो x इक्वल टू a के ऊपर जो फंक्शन होता है वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है, a पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के अंदर है, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हो, एक इरेशनल नंबर है, तो वो क्या आता है, वो इरेशनल नंबर आएगा इफ जो रेशनल नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सही बात है ना, कि अगर ये रेशनल नंबर 0 आ गया देन तो 0 ही आ जाएगा, 0 तो रेशनल नंबर होता है। ठीक ऐसे ही आप ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि अगर दो फंक्शन है f इंटू में g, अगर एफ एक्स जो फंक्शन है
वो नॉट डिफरेंशिएबल है इफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब इरेशनल की तरह नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब ए के ऊपर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, बट जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो अगर जीरो हो जाए, मतलब रेशनल नंबर अगर जीरो आ जाए, बट अगर जी ऑफ ए अगर जीरो आ जाए तो पूरा का जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। यहाँ पे रेशनल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एफ इंटू में जी डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो इसको अपन इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, एफ एक क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जी क्या है, उस पॉइंट के ऊपर जीरो बन जाता है तो पूरा पूरा फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इस फंक्शन को लिखते हैं पहले, ठीक है। ये दो कंसेप्ट इसके अंदर यूज होने हैं। तो एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, मोड एक्स माइनस के वन, और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कोस के अंदर मोड लिखा हुआ है। कोस के अंदर मोड तो आपके साथ जेई ना आपको बेवकूफ बना देते कई बार, ठीक है। कोस के अंदर मोड का कोई मतलब नहीं होता, कोस इवन फंक्शन होता है, कोस माइनस एक्स भी क्या होता है, कोस एक्स ही होता है। तो आप इसको डायरेक्ट मोड को हटा दिया करो, इसको लिख दिया करो एक्स माइनस के टू, है ना। तो ये तो आ जाएगा कोस एक्स माइनस का टू, है ना, और इंटू में आ जाएगा साइन एक्स माइनस का वन, और प्लस क्या आ जाएगा, x माइनस के थ्री, और इसको भी फैक्टराइज करके लिख लेते हैं यार, x माइनस के वन, x माइनस के फोर, इसके क्या बन जाएंगे, दो फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर x इक्वल टू वन के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट, नॉट डिफरेंशिएबल आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या आ रहा है, मोड के अंदर जीरो बन रहा है। तो x इक्वल टू वन के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। यहाँ से भी बोलेंगे, ये मोड था ना, इसको हटाए नहीं ना। यहाँ से भी क्या बोलेंगे, x इक्वल टू वन के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल है। यहाँ से बोलेंगे x इक्वल टू वन के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल है, और फोर के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, जब आप x इक्वल टू वन की बात करोगे, जब आप x इक्वल टू वन की बात करोगे, तो ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। ये इसकी बात कर रहा हूं, इतने वाले पार्ट की। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, वन के ऊपर जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो जीरो बन रहा है। यहाँ पे देखो, जब x इक्वल टू वन पुट करोगे तो ये नो डिफरेंशिएबल आएगा, क्योंकि मोड के अंदर जीरो बन रहा है। बट जो प्रोडक्ट फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो बन जा रहा है। ऐसे इस वाले वन की बात करोगे तो ये जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो जीरो बन जा रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो फंक्शन है ये क्या होगा, ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ पे कोस था, यहाँ पे साइन था, यहाँ भी मोड के, बस इसी पॉइंट पर दिक्कत आ रही थी। तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑलवेज डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, डायरेक्ट रिमूव कर दो, क्योंकि फंक्शन तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना सा फंक्शन बचा, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री इंटू में मोड एक्स माइनस का वन और एक्स माइनस का फोर, ठीक है, ये बच गया। अब देखो, अब तो क्लियर ही है, क्योंकि वन के ऊपर ये फंक्शन और डिफरेंशिएबल आएगा, क्योंकि मोड के अंदर जीरो बन रहा है, बट प्रोडक्ट फंक्शन जीरो भी नहीं बन रहा है, राइट। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, ओके सर। और जब यहाँ पे फोर की बात करोगे, फोर के ऊपर भी नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, तो इसका दो क्या आ जाएगा, दो नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट आ जाएंगे, तो वन इसका टू इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, कि वन के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल था, बट प्रोडक्ट फंक्शन जीरो बन रहा था, इसलिए पूरा पूरा फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसको हटा दो, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट इसके ऊपर कमेंट कर दो, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कमेंट करके बताना। सेम जो पीछे वाला कंसेप्ट यूज किया उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ये कंटिन्यूटी के लिए भी बात ट्रू होती है, जो एफ इंटू जी वाली, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। पैराबोला की बात करेंगे ना, तो पैराबोला के ऊपर फोकल कोड हो गया, और इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर इसेंट्रिसिटी हो गया। इनके ऊपर क्वेश्चन जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने पैराबोला का एक फोकल कोड का क्वेश्चन उठा लिया, लास्ट लेक्चर में हमने इसेंट्रिसिटी का ले लिया था, ठीक है। तो फोकल कोड देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सपोज ए बी इज द फोकल कोड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अपन ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसा आएगा। और ए बी फोकल कोड कुछ ऐसे आ जाएगी, ये लो, ए बी फोकल कोड आ जाएगी हमारे पास। ए, ये होगा ए और ये हो गया बी। अब देखना क्या बोला गया है कि इसका जो स्लोप है ना, इसका जो स्लोप है वो बेसिकली क्या है, √3 से भी छोटा है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द ओरिजिन इज डी, ओके। तो ये डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, तो ये अपन ये मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा होगा, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, और ये जो डिस्टेंस है वो डी गिवन है, ठीक है। और हमें देन हमने को एल इंटू में, एल क्या था, एल इज लेंथ ऑफ द, ओके, इसकी जो लेंथ है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, एल है। और इसके अलावा हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और हमें बताना है कि बेसिक, अच्छा ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट पता है हमें, ये वाला पॉइंट कितना है, a, 0, तो 4, इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4x के कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये 3, 0 पॉइंट आएगा, ये 0, 0 पॉइंट है ही, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें पास फोकल कोड निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर ये फोकल कोड इस पैराबोला की एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है,
4a कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पता रखनी है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर अगर ये थीटा है तो इसके अंदर वाला भी ये भी थीटा आएगा। अगर ये थीटा है तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू बताओगे, थीटा के जस्ट सामने वाले परपेंडिकुलर होता है ना, तो ठीक तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा अपॉन में 3। तो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/d आ जाएगी। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 4a इंटू में 3/d का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन में पूछा भी यही गया है, क्या गजब क्वेश्चन था रे यार। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो l इंटू में डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 4 इंटू में a। ठीक है, और a की वैल्यू कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 आएगी, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 12 है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे, और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।